अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी हैं खैरियत से हैं और खुश हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर आपको ये ऑडियोज़ ये टेप्स पसंद आती हैं तो अपने सर्किल में शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। जैसे आपको फीजेबल लगे आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करें। बेल आइकन पे जाएं, वहाँ जाके जो ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन है उसको ऑन कर लें ताकि जब भी मैं स्टोरीज़ अपलोड करूँ या कहानियाँ अपलोड करूँ तो आपको फ़ौरन से नोटिफिकेशन मिल जाए। गाइस, आज की जो पहली स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही खौफनाक स्टोरी है और दिल दहला देने वाली स्टोरी है। ये स्टोरी हमें आबिद साहब ने भेजी है और आबिद साहब का ताल्लुक़ कराची से है और कराची के इलाके अंचोली में रहा करते हैं। ये बताते हैं कि इनके जो पेरेंट्स हैं वो शुरू से ही डिप्लोमेट्स हैं और उनका दूसरे मुल्कों में जाना आना लगा रहता है। ये बताते हैं इनका जो घर है वो इनकी नानी से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले पे मौजूद है और शुरू में जब इनके पेरेंट्स ने बैरून मुल्क जाना शुरू किया था तो आम तौर पे इनके पेरेंट्स इनको इनके नाना नानी के घर में छोड़ के चले आते थे। अब इनके लिए भी बहुत बड़ी एक्साइटमेंट होती थी, ये बहुत इंजॉय करते थे, बहुत खेला कूदा करते थे। गर्ज़ के जब पेरेंट्स नहीं होते थे तो इनके ऊपर किसी भी किस्म की पाबंदी नहीं हुआ करती थी। ये बताते हैं कि जो हमारी नानी का पुराना वाला घर था वहाँ पे जो मामलात थे वो बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन देखते ही देखते जो हमारे नाना थे उन्होंने उसी गली में एक दूसरा घर ले लिया था और जब ये दूसरा घर लिया था उस घर में बहुत सारे वाक़यात थे, बहुत सारे मामलात थे जो इन लोगों के साथ पेश आना शुरू हुए थे। जैसे कि ये बताते हैं कि एक दफ़ा इनके जो पेरेंट्स थे वो इनको छोड़ के यानी इनकी नानी के घर छोड़ के बैरून मुल्क चले गए। ये जो नया घर था ये जदीद तरीके से बना हुआ था और इसके अंदर एक बेसमेंट भी मौजूद थी। खैर किस्सा मुख्तसर, जब इनके पेरेंट्स इनको नानी के नए घर में छोड़ के चले गए तो ये रात के 10 या 11 बजे तक गली में दोस्तों के साथ खेला करते थे और उसके बाद सोने के लिए घर में आ जाया करते थे। ये जो इनकी नानी का घर था ये बताते हैं कि शुरू से ही इस घर के अंदर स्ट्रेंज वाइब्स आया करती थी। इनको खौफ महसूस होता था और ये कोशिश करते थे कि अकेले ना रहें। ऐसा ही एक दिन था और ऐसे ही एक दिन ये जो है नानी के घर में रुके हुए थे और खेलते खेलते रात के तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो चुका था और जब ये खेल चुके तो उसके बाद वापस अपनी नानी के घर में आए। जब ये नानी के घर में आए तो जितने भी घर वाले थे सारे के सारे लोग सो चुके थे और इनको वॉशरूम जाना था। ये बताते हैं कि घर के अंदर जैसे ही एंटर होते हैं तो सबसे पहले बेसमेंट नज़र आती है जो लेफ़्ट साइड पे रास्ता जा रहा है और वहीं पे एक सामने वॉशरूम मौजूद है। अब ये जैसे ही एंटर हुए तो इन्होंने यही डिसाइड किया कि जो सामने वॉशरूम अवेलेबल है सबसे पहले इस वॉशरूम में चले आता हूँ, उसके बाद ऊपर जाके या ग्राउंड फ्लोर पे सो जाऊँगा। ये अंदर गए, अंदर जाके इन्होंने लाइट ऑन की और लाइट ऑन करने के बाद ये वॉशरूम के अंदर चले गए। ये बताते हैं कि जब ये वॉशरूम के अंदर गए तो इन्होंने दरवाज़ा खुला रखा था क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा डर महसूस हो रहा था और बहुत ज़्यादा ये खौफ का शिकार थे। ये जो दरवाज़ा था ये बहुत ही हैवी दरवाज़ा था, लोहे का दरवाज़ा था और ये खुद ब खुद ना हवा से बंद हो सकता था न खुल सकता था। खैर ये बताते हैं कि जब मैं वॉशरूम के अंदर बैठा हुआ था, हल्का सा मैंने दरवाज़ा खुला हुआ था क्योंकि मुझे डर लग रहा था, तो एकदम से मुझे लगा कि वॉशरूम के गेट के सामने से कोई गुजरा है और जैसे ही मुझे लगा तो मैं समझा हो सकता है मामू गुजरे हों, कोई घर वाले हों या कोई फैमिली मेम्बर हो। कुछ देर तक मैं मज़ीद वॉशरूम में बैठा रहा कि एकदम से मुझे दोबारा लगा कि सामने से कोई गुजरा है और अब जो भी सामने से गुजरा है वो बहुत स्लो गुजरा है और 2 से 3 सेकंड तक मैं उसको देख पाया हूँ। मैंने देखा है कि एक वाइट कलर का ऑब्जेक्ट है, ये एक वजूद है जो सफ़ेद कलर के कपड़ों में मलबूस है। उसने एक बड़ी सी चादर उड़ी हुई है और वो वॉशरूम के सामने से गुजरा है। हो सकता है ये कोई औरत हो या हो सकता है कोई मर्द हो। अब जैसे ही मैंने ये वजूद देखा, ये वाइट ऑब्जेक्ट देखा,
तो मैं वॉशरूम करते करते उठा और उठ के मैंने सोचा फ़ौरन बाहर निकलता हूँ। ये बताते हैं जैसे मैं बाहर निकलने की नीयत से खड़ा हुआ तो फ़ौरन से वो जो दरवाज़ा था, जो कि लोहे का दरवाज़ा था, बहुत हैवी दरवाज़ा था, एकदम से ऐसा लगा किसी ने ज़ोर से धक्का दिया है और वो बंद हो गया। अब जैसे ही ये वॉशरूम का दरवाज़ा बंद हुआ तो मेरे औसान ख़ता हो गए, मेरे ऊपर खौफ तारी हो गया और मैं बहुत बुरी तरह चीख चीख के रोने लगा। और जब मैं रोने लगा तो 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर ही जो मेरे मामू थे वो आए, उन्होंने आके दरवाज़ा खोला और जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो मैं उनसे लिपट गया। ये बताते हैं कि मामू ने मुझसे पूछा कि तुम इतनी बुरी तरह क्यों रो रहे हो, ऐसा क्या हो गया है। उनके पूछने पे मैंने उनको बताया कि मैंने एक सफ़ेद कलर का वजूद देखा है, शायद कोई औरत थी जिसने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे, एक चादर उड़ी हुई थी, वो अभी सामने से गुजरी है। ये सुनने के बाद जो मेरे मामू थे उन्होंने कहा कि हो सकता है तुम्हारा वहम हो या तुम्हें ऐसा फील हो रहा हो, हमारे इस घर में हमारे अलावा इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं है। मुझे थोड़ा हौसला देने के बाद, मेरा हौसला बढ़ाने के बाद मेरे मामू मुझे अपने साथ ऊपर लेके चले गए और ऊपर जाने के बाद उन्होंने मुझ पर दम दुरूद किया, पानी वगैरह पिलाया और उसके बाद मैं नॉर्मल हो गया। इसी तरह ये रात गुजर गई, बल्कि 2-3 दिन मज़ीद गुजर गए। 2-3 दिन बाद ऐसा था कि जो मेरे मामू थे उनके दोस्त की शादी थी। मेरे मामू अपने दोस्त की शादी में गए हुए थे और हम लोग घर में मौजूद थे और हम लोग अपने मामू के वापस आने का इंतज़ार कर रहे थे। ये बताते हैं कि जब हमारे मामू घर के अंदर एंटर हुए तो जैसे ही एंटर हुए, रात के तकरीबन 2 या 2:30 बजे का टाइम था और एंटर होते ही सामने का जो हिस्सा था, यानी लेफ़्ट साइड वाला जो हिस्सा था, वो रास्ता बेसमेंट की तरफ उतरता था या नीचे जाता था और सीधे हाथ पे जो रास्ता था वो ग्राउंड फ्लोर पे आता था। खैर जैसे ही ये घर के अंदर एंटर हुए, इन्होंने दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा खोलते ही इनकी सबसे पहली नज़र बेसमेंट की जो सीढ़ियाँ थीं वहाँ पे पड़ी। जब इनकी नज़र बेसमेंट की सीढ़ियों पे पड़ी तो इन्होंने देखा कि उन सीढ़ियों के ऊपर कोई औरत है जिसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं, वो बैठी भी है। उसका जो मुंह है वो बेसमेंट की तरफ है और उसकी जो पीठ है वो मेरे मामू की तरफ है। जैसे ही मेरे मामू ने उस औरत को देखा तो उन्होंने पीछे से ही आवाज़ लगाई कि तुम कौन हो, यहाँ पे क्या कर रही हो। जैसे ही मेरे मामू ने ये कहा तो वो जो औरत थी या वो जो भी मखलूक थी वो एकदम से मुड़ी और जैसे ही वो जो मखलूक थी वो मुड़ी तो उसके बाद मेरे मामू ने एक ज़ोरदार चीख मारी। मेरे मामू बताते हैं कि मैंने देखा कि वो जो औरत है उसका जो चेहरा है वो बिल्कुल नॉर्मल औरतों या लड़कियों की तरह है, लेकिन उसकी जो आंखें हैं वो मुकम्मल तौर पे सफ़ेद हैं। ऐसा लग रहा है कि उसकी जो आंखें हैं वो ऊपर चढ़ी हुई हैं। जैसे कि आम तौर पे जो पज़ेस्ड ख़वातीन होती हैं उनकी आंखें हो जाया करती हैं, वैसे ही उस औरत की आंखें थीं। और जब उसने मेरे मामू की तरफ देखा तो उनको देख के मुस्कुराने लगी। खैर मेरे मामू फ़ौरन से जो हमारा ग्राउंड फ्लोर था उसकी तरफ भागे और जो भी उनको आयत वगैरह आती थी वो आयत उन्होंने पढ़ना शुरू की। ये जैसे ही गेट के करीब पहुँचे, इन्होंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़े को पीटना शुरू कर दिया और जब मेरे मामू ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़े को पीटा तो हम सब अलर्ट हो चुके थे। मेरी जो नानी थी उन्होंने दरवाज़ा खोला। मेरे मामू को कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर शदीद पसीने आने लगे थे, ऐसा लग रहा था जैसे इनका बीपी लो होता चला जा रहा है। खैर जैसे ही मेरे मामू ने ये सारा का सारा किस्सा मेरी नानी को या हम लोगों को बताया तो जो मेरी नानी थी वो मेरे मामू के साथ उस बेसमेंट की तरफ गईं और वहाँ जाके मुकम्मल तौर पर चेक किया तो वहाँ पे ना कोई औरत मौजूद थी और ना ही किसी औरत के नामो निशान मौजूद थे। ये जो वाक़या था ये दिल दहला देने वाला वाक़या था, बहुत ही खौफनाक वाक़या था। और जो मेरे मामू जिन्होंने उस औरत को देखा था या उस मखलूक को देखा था वो बहुत मैच्योर थे, बहुत समझदार थे, बहुत साहिब शऊर आदमी थे और कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि वो अपने वास्ते कोई इस तरह की बात बनाएं या ऐसी कोई बात करें। अब ये जो कुछ हो रहा था ये वाक़यात का आगाज़ था और इस तरह करके मुसलसल मुख्तलिफ वाक़यात पेश आने लगे। ये बताते हैं कि उसके बाद मैं तो अपने घर आ गया, मेरे पेरेंट्स आ चुके थे और इन तमाम वाक़यात के साथ साथ तकरीबन 1 से 1.5 महीने बाद मेरे मामू की शादी होनी थी। अब जैसे जैसे मेरे मामू की शादी के दिन करीब आ रहे थे वैसे वैसे बहुत सारे मेहमान थे, बहुत सारे लोग थे जो हमारे घरों में आना शुरू हो चुके थे और जैसे जैसे मेहमान बढ़ते चले आ रहे थे
तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे जगह कम थी। अब यही डिसाइड किया गया कि जो बेसमेंट है यहाँ भी कुछ बिस्तर लगा दिए जाएंगे ताकि कुछ लोग यहाँ पे सो सकें। ख़ास तौर पे कुछ हमारे मामू के दोस्त थे जो दूसरे शहर से आने थे, और उनके बारे में यही फैसला किया गया था कि जब वो लोग यहाँ पे आएंगे तो उनको नीचे का जो बेसमेंट है, इसका जो एक कमरा है वो दे दिया जाएगा और वहीं पे ही उनकी रिहाइश का, सोने का इंतज़ाम किया जाएगा। खैर, जैसे जैसे मेरे मामू की शादी शुरू हुई वैसे वैसे उनके दोस्त आना शुरू हुए, और सबसे पहले जो उनके दोस्त आए थे उनका नीचे बिस्तर लगा दिया गया और उनकी रिहाइश का बेसमेंट के ऊपर इंतज़ाम किया गया। ये बताते हैं कि जब पहली रात थी, यानी कि पहली रात मेरे मामू के दोस्त जब उस बेसमेंट के ऊपर सोए तो रात के तकरीबन 3-3:30 बजे उनकी आँख खुली। उनको मुसलसल ये महसूस हो रहा था कि जैसे उनके सराउंडेड एरिया में या उनके बेड के करीब या उनके गद्दे के करीब कोई खड़ा हुआ है, कोई चल रहा है, कोई मूव कर रहा है या कोई बातें कर रहा है। बहरहाल जब इनकी आँख खुली और इन्होंने आंखें खोल के अपने चारों तरफ देखना शुरू किया तो इन्होंने देखा कि इनके सर के करीब, यानी इनके सराहने के पास कोई औरत है जो खड़ी हुई है। उसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं और एक बहुत लंबी सी चादर है जो उसने उड़ी हुई है, और वो मुसलसल खड़ी हुई मेरे मामू के दोस्त को देख रही है। अब जैसे ही इनकी आंख खुली और इन्होंने अपने सामने उस औरत को देखा तो एकदम से ये डर गए और पीछे हटे। जैसे ही ये पीछे हटे और इन्होंने उस औरत के चेहरे पे गौर किया तो इन्होंने भी वही देखा कि वो जो औरत थी उसकी जो आंखें थीं वो मुकम्मल तौर पे सफ़ेद थीं, या आंखें चढ़ी हुई थीं, और वो इनको अजीब तरीके से देख के मुस्कुरा रही थी। खैर, ये जल्दी से उठे, पीछे हटे और एकदम से पूछने लगे कि आप कौन हैं और यहाँ पे क्या कर रही हैं। तो वो जो औरत थी उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराने लगी और देखते ही देखते इनके सामने स्टेयर्स की तरफ जाने लगी। अब पहले तो ये समझे कि शायद ये इन्हीं की फैमिली की कोई औरत है या हमारी फैमिली की कोई औरत है जो नीचे आ गई थी, लेकिन अगर ये इसी फैमिली की कोई औरत है तो इसकी आंखें इस तरह की क्यों हैं। जैसे ही इनके दिमाग ने काम करना शुरू किया तो उन्होंने फ़ौरन से जो भी दुआएं वगैरह आती थीं वो पढ़ना शुरू की। और ये बताते हैं कि जब इन्होंने दुआएं पढ़ना शुरू की तो इनके सामने देखते ही देखते वो जो औरत थी वो हवा में गायब हो गई। खैर, जब इन्होंने उसको गायब होते हुए देखा तो ये ऊपर की तरफ आए, मेरे मामू को उठाने की कोशिश की, और जब मेरे मामू उठे तो इन्होंने सारा का सारा वाक़या मेरे मामू को बताया। मेरे मामू ने ये सारा का सारा वाक़या मेरी नानी से शेयर किया, और जब मेरी नानी ने ये सारा का सारा वाक़या सुना तो उन्होंने इन दोनों को यही कहा कि जो भी तुम्हें आयत वगैरह आती हैं वो पढ़ो और हिसार करके सो। इन लोगों ने ऐसे ही करना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता करके शादी शुरू हुई और फिर अपने अख्ताम की तरफ चली गई। ये बताते हैं कि जब शादी ख़त्म होने वाली थी, यानी कि सिर्फ वलीमा बाकी रह गया था, तो इनके एक रिश्तेदार थे जो बैरून शहर से आए हुए थे और उनके साथ एक ड्राइवर मौजूद था। अब जो रिश्तेदार थे वो तो इन लोगों के साथ ही रह रहे थे, वहीं पे रुक रहे थे, लेकिन ये जो ड्राइवर था उसको इन्होंने कहा कि ये जो बेसमेंट है यहीं पे आपको सोना है या यहाँ पे रहना है। वो जो ड्राइवर था वो बहुत शरीफ आदमी था, नमाजी परहेजगार आदमी था, और जैसे उसको कहा गया वो वैसे ही करने लगा। वो रात के टाइम तकरीबन 7-8 बजे तक बेसमेंट पे चले आता, वहीं पे बैठा रहता, और जब लेट नाइट हो जाती तो वहीं पे सो जाता। खैर, जब वलीमा हुआ तो वलीमे के अगले दिन ये जो हमारे रिश्तेदार थे इन लोगों से हम इंसिस्ट करने लगे कि 1-2 दिन मज़ीद रुक जाएं और उसके बाद वापस चले आइएगा। लेकिन इनका जो ड्राइवर था वो बार बार इनको फोर्स कर रहा था कि अब आप मेरे साथ वापस चलें, क्योंकि मैं मज़ीद इस शहर में या इस घर में नहीं रुक सकता। और जब उसका हमने बिहेवियर देखा तो ख़ास तौर पे मैं उस ड्राइवर के पास गया और उससे पूछने लगा कि आखिर आप यहाँ पे रुकना क्यों नहीं चाहते। तो कहने लगा कि 2-3 दिन मैंने यहाँ पे गुजारे, 2-3 रातें मैंने इस बेसमेंट पे गुजारी हैं, और ये जो 2-3 रातें थीं ये मेरी ज़िंदगी की खौफनाक तरीन रातें थीं। मैं इन रातों को कभी भी नहीं भूल सकता। जब उस ड्राइवर ने इस तरह से कहा तो हम लोगों के कान खड़े हो गए, ख़ास तौर पे मेरे कान खड़े हो गए, और मैं उससे पूछने लगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। तो पहले तो वो बहाने बनाने लगा, मुझे बताने से गुरेज करने लगा, लेकिन जब मैंने इंसिस्ट किया या उससे ज़िद की तो उसने कहा ठीक है मैं तुम्हें बता देता हूँ, लेकिन तुम वादा करो कि किसी को नहीं बताओगे।
खैर मैंने उससे वादा किया, उसको कहा या उसको यकीन दहानी कराई, ये जो भी तुम बताओगे या जो भी वाक़यात तुम शेयर करोगे मैं अपनी फैमिली में ये किसी को भी नहीं बताऊंगा। उसके बाद वो जो ड्राइवर था उसने बताया कि जो मेरी पहली रात थी जो मैंने इस बेसमेंट पे गुजारी, तो मैं शाम के 6-7 बजे यहाँ पे आ गया था और यहाँ पे आने के बाद मोबाइल यूज़ कर रहा था, टाइम पास करने की कोशिश कर रहा था कि जब मगरिब हुई यानी मगरिब की अज़ान हुई तो उसकी अज़ान के बाद मुझे ऐसा महसूस होना शुरू हुआ कि जो बेसमेंट है इसकी जो बैक साइड है वहाँ पे जो स्टोर मौजूद है उस स्टोर की तरफ से या उस स्टोर के करीब से किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आ रही है। अब पहले तो मैं यही समझा कि ये शादी का घर है, हो सकता है कोई फैमिली मेम्बर हो जो बेसमेंट पे मौजूद हो, कोई औरत हो जो गाना गा रही हो, क्योंकि नॉर्मली शादी वाले घर में इस तरह हुआ करता है। मैं मुसलसल इग्नोर करने की कोशिश करने लगा और बिलाखिर जब मुझे मुसलसल आवाज़ आती रही तो मैंने सोचा कि मैं जाके देखता हूँ कि आखिर कौन है जो इस अंधेरे में इस बैक साइड पे और इस स्टोर के पास मौजूद है। ये जो आवाज़ थी ये प्रॉपर किसी औरत की आवाज़ थी और बिल्कुल क्लियर पता चल रहा था कि कोई औरत है जो गुनगुना रही है या गाना गा रही है। खैर मैं जब आहिस्ता आहिस्ता करके उस स्टोर रूम की तरफ बढ़ना शुरू हुआ तो जैसे जैसे मैं उसके करीब जा रहा था वैसे वैसे ये जो गुनगुनाने की आवाज़ थी इसके साथ साथ हंसने की या हंसी की आवाज़ आ रही थी। और ये जो हंसी की आवाज़ आ रही थी बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे कोई तंज़िया आवाज़ है और कोई हंस के मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल जब मैं मज़ीद आगे बढ़ा और स्टोर रूम के करीब पहुंचा तो उसका जो दरवाज़ा था वो खुद ब खुद खुल गया। अब जैसे ही स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला तो मैं परेशान हो गया और मैं सोचने लगा कि आखिर ये जो शरारत है वो कौन कर रहा है। खैर जब मैं मज़ीद आगे बढ़ा तो जो स्टोर रूम का दरवाज़ा था वहाँ से मैंने अंदर की तरफ झांका और जब मैंने अंदर की तरफ झांका तो मैंने देखा कि एक औरत है जो ऐसा लग रहा है कि बहुत तैयार हुई हुई है, जिसने मेकअप किया हुआ है और देखने से ऐसा लगता है कि वो इसी शादी वाले घर में आई हुई है या यहीं की कोई मेहमान है। वो सामने बैठी हुई है, मुझे देख के मुस्कुरा रही है और उसकी जो आंखें हैं वो मुकम्मल तौर पर सफ़ेद हैं या ऊपर चढ़ी हुई हैं और उसकी आंखों को देख के लग नहीं रहा कि ये कोई इंसान है। खैर जैसे ही उसने मुझे देखा और मैंने उसको देखा तो वो मुझे इशारा करने लगी कि जैसे वो मुझे बोल रही हो कि यहाँ से चले जाओ। अब जब मैंने उस औरत को देखा तो मुझ पर खौफ तारी हो गया। जो भी आयत दुआएं वगैरह मुझे आती थी मैंने वो पढ़ना शुरू की और जब मैंने वो दुआएं पढ़ना शुरू की तो जो औरत थी वो गुस्सा करने लगी या अजीब सी निगाहों से मुझे देखने लगी। खैर मुझे अंदाज़ा हो गया कि अगर ये तिलावत करने से चिढ़ रही है या गुस्सा कर रही है तो यकीनन ये कोई दूसरी मखलूक है। अब मेरे पास कोई ऑप्शन तो था नहीं, या तो मैं गाड़ी में सोता या इस बेसमेंट में सोता। लिहाजा रात में जब मैं आया तो और भी मेहमान मौजूद थे। मेरा हौसला बढ़ा और जैसे तैसे करके रात गुजर गई। लेकिन जब अगले दिन वलीमे का टाइम आया और वलीमे वाली रात आई तो बहुत सारे मेहमान जो थे वो जा चुके थे और इक्का दुक्का लोग बेसमेंट पे मौजूद थे। लिहाजा उनके होने से भी मेरा हौसला बढ़ा और मैं सोने के लिए लेट गया। अब जब मैं सो गया मेरी आंख लग गई और जब मेरी आंख खुली तो रात के तकरीबन 3-3:30 बजे का टाइम था और मेरे अलावा इस पूरी बेसमेंट पे कोई भी मौजूद नहीं था। मैं बड़ा हैरान था क्योंकि जब मैं सोने के लिए लेटा था तो यहाँ पे 2-3 लोग मौजूद थे, लेकिन अब वो कहाँ चले गए थे। हो सकता है वो अपने घर चले गए हों। अब मैं तो परदेसी था, मैं ड्राइवर आदमी था, मैं नौकरी पे था, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। लिहाजा जो रात थी मुझे यहीं पे गुजारनी थी। ये ड्राइवर बताता है कि मैं अभी बेड पे लेटा हुई था कि एकदम से मुझे ऐसा लगा कि दरवाज़ा खुला है और जैसे ही दरवाज़ा खुला तो मैंने देखा कि वही औरत उसी हुलिये में यानी तैयार हुई भी, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि किसी शादी के प्रोग्राम से आ रही है या वहाँ पे जा रही है। बहुत सारी उसने ज्वेलरी पहनी हुई है और वैसे ही उसकी आंखें मुकम्मल तौर पे सफ़ेद हैं। वो मेरे सामने आके खड़ी हुई और बाकायदा उसने मुझे बोला कि अगर तुम अभी इसी वक्त यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हारे साथ वो करूँगी जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। ये हमारी जगह है, जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से चले जाओ। ये सुनने के बाद ये जो ड्राइवर था वो फ़ौरन से बाहर निकला, गाड़ी में जाके लेट गया और जो भी उसको आयत वगैरह आती थी, दुआएं आती थी, वो पढ़ के उसने जैसे तैसे रात गुजारी। अब ये जो वाक़यात थे
जो भी हमारे साथ पेश आए थे, हमारे मामू के साथ पेश आए थे या इस ड्राइवर के साथ पेश आए थे, ये सारे के सारे मेरे नाना नानी के इल्म में थे। उसके बाद से जो मेरे नाना नानी थे, उन लोगों ने जो बेसमेंट थी, इस बेसमेंट को मुकम्मल तौर पे लॉक कर दिया। यहाँ पे किसी के आने पे, किसी के जाने पे पाबंदी लगा दी और एक खामोश मुआहदा हो गया। ये जो बेसमेंट का हिस्सा है, वहाँ पे वही मखलूक़ात रहेंगी या वही औरत रहेगी जो पहले से रहती है। और उसके अलावा जो ग्राउंड फ्लोर है या जो फर्स्ट फ्लोर है, वहाँ पे हमारी नानी की फैमिली रहेगी। एक खामोश मुआहदे के तहत ये लोग अब भी वहीं पे रहा करते हैं। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ जो स्टोरी मैंने शेयर की है, ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अब तक लाइक का बटन नहीं दबाया तो लाइक दबा दें, शेयर करें और दुआ करें कि अल्लाह मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, कामयाबी दे, हमारे मसाइल हल फरमाए। अब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।